दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 63 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है देवर के तेवर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें वर्षा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई वर्षा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती वर्षा को इतनी उल्टियां होती, सिर दर्द होता, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियां होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। वर्षा के पति विवेक उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर वर्षा कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो वर्षा, तुम औरतों की फालतू बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। विवेक का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती। लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे? उसकी सास रमोला जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर मोहित ताने सुना सुनाकर और विवेक के कान भरकर पूरा कर देता। या यूं कहें कि पुरुष होकर भी मोहित वर्षा के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में वर्षा को सीख देने आ जाता कि घर के बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। वर्षा की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा ननदें और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। मोहित जैसे कहता उसकी सास रमोला जी वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को विवेक सिर झुकाकर मान भी लेते। वर्षा ने कई बार कहा, विवेक, घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन देवर मोहित के कहे शब्द विवेक भी वर्षा के सामने दोहरा देता। तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं। जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। वर्षा ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली। लेकिन समय के साथ वर्षा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई।
उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने न रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक के सिवाय वर्षा के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चों के मोह के कारण विवेक वर्षा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर रमोला जी और देवर मोहित का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन वर्षा भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों ननदें फोन से तो देवर और सास के घर में रोज रोज वर्षा को ताने देना और बातें सुनना शुरू कर दिए। वो हर रोज वर्षा को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के काम काज और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देते व्यंग करते रहते। वर्षा भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर विवेक ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहां चला गया। लेकिन वहां भी तो वो बात बात में वर्षा को ये सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन वर्षा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। विवेक के कहने पर तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, वर्षा काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। इसी तरह वर्षा के दिन बीतते गए। वर्षा की शादी के 10 सालों बाद देवर मोहित की शादी हुई। मोहित की शादी में वर्षा सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते ही वापस चली गई। ना उससे किसी ने ज्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि वर्षा को दिए जाने वाले ताने और व्यंग्य कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से वर्षा चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद वर्षा गर्मी की छुट्टियों में विवेक के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने विवेक से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपनी मायके चली जाती हूँ। लेकिन विवेक नहीं माना। वर्षा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। देवर मोहित का टिफिन और सुबह की चाय सासू माँ रमोला जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। वर्षा की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे काम वाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना वर्षा ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद रमोला जी ने वर्षा से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा वर्षा को
कि शायद उसकी देवरानी कामिनी की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में वर्षा से सिर्फ 2 टूक कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में वर्षा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। विवेक बैठकर देवर मोहित के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां देवर मोहित आ गया, जिसे देखकर विवेक ने कहा, बड़ी देर कर दी मोहित, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर मोहित ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं कामिनी के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और कामिनी का खाना लेकर मोहित कमरे में चला गया। इधर विवेक खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही विवेक की नजर वर्षा से टकराई, विवेक ने तुरंत अपनी निगाहें नीची कर ली और बगले झांकने लगा। वर्षा के चेहरे पर ना चाहते हुए भी विवेक को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब वर्षा सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ही ठिठक गए। मोहित ने कामिनी से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं। जब तक वर्षा भाभी है, तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेता आऊंगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएंगी, तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में ही दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? कामिनी ने कहा। मोहित ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ। तुम चिंता मत करो, भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेंगी। वर्षा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे विवेक खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें टकराईं और दोनों साथ में ही बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं पानी लेने आया था। तभी वर्षा ने पानी का बोतल विवेक की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर वर्षा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर विवेक भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने वर्षा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, वर्षा, तुमको अपनी मायके जाना था ना? सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर
करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते वर्षा ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। विवेक की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो विवेक को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी, तब तक विवेक नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह वर्षा रसोई में गई तो देखा रमोला जी और मोहित वहां पहले से ही मौजूद थे। रमोला ने वर्षा से कहा, बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी मोहित ने फिर तपाक से वर्षा पर व्यंग्य करते हुए कहा, अरे माँ, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तो औरतें अलग रहने जाती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सकें। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मियों की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तब वर्षा ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी, उतनी सीख कामिनी को देना भूल गए आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे की चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीवी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देंगी? पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। वर्षा को इतना कहते सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े विवेक से उसने कहा, भैया देखा, भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? तब विवेक ने पहली बार कहा, मोहित, अब मैं वर्षा के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ वर्षा के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा। हर बार वर्षा को मेरी वजह से रोकर अकेले अपनी मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़कर आऊंगा। इतना कहकर विवेक ने वर्षा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर मोहित ने विवेक की बात सुनते ही मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वर्षा और विवेक दोनों ने ही रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।